हेलो बाबू, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये होगा पार्ट वन। पार्ट वन में हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एकदम परीक्षा के दृष्टि से भी आई है। ठीक है ना। और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से है। ठीक है, उस चैप्टर नंबर 1 यानी कि चैप्टर 1 का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। ठीक है, देखिएगा, यानी कि पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 केमिस्ट्री का पार्ट 1 होगा। ठीक है, केमिस्ट्री का पार्ट 1। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको व्यक्त किया जाता है, किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है संकेतों के रूप में, ऑप्शन नंबर बी है अणु सूत्रों के रूप में, ऑप्शन नंबर सी है समीकरणों के रूप में, ऑप्शन नंबर सी है सरल सूत्रों के द्वारा। तो एक बात थोड़ा सा देखिएगा, जो आपके पास में रासायनिक समीकरण होता है बाबू, उसको हम लोग समीकरण के द्वारा निरूपित करते हैं, यानी समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्लियर है। दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? एक मिनट पहले देखिएगा, संतुलित जो समीकरण होता है उसमें क्या होता है कि प्रतिफल, अभिकारक और प्रतिफल में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या जो होती है वो सेम होता है। ठीक है, लेकिन असंतुलित समीकरण में क्या होता है कि इसमें दोनों तरफ यानी अभिकारक और प्रतिफल में अणुओं की संख्या समान नहीं होता है। तो देखते हैं कि किन समीकरण में अणुओं की संख्या समान नहीं है, तो वह हो जाएगा असंतुलित समीकरण। तो ऑप्शन नंबर ए है। देखिएगा, इसमें हाइड्रोजन 2 है, इसमें भी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2, क्लोरीन कितना है 2 है, इसमें भी क्लोरीन कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब कि ये संतुलित समीकरण है। ठीक है, ये कौन सा समीकरण होगा? संतुलित समीकरण। अगर दूसरे नंबर अगर ऑप्शन की बात करेंगे, तो दूसरे नंबर ऑप्शन की बात करेंगे तो इसमें पोटेशियम कितना है बोलिएगा तो 2 है, क्लोरीन को है 2 है, और उसके बाद में ऑक्सीजन कितना है 6 है। अगर समीकरण के प्रतिफल साइड में देखेंगे तो आपके पास में पोटेशियम 2 है, क्लोरीन कितना है 2 है, जबकि ऑक्सीजन कितना है 6। इसका मतलब कि दोनों तरफ है परमाणुओं की संख्या सेम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, इसमें पीबी लेड, लेड कितना है बोलिएगा तो लेड 1 है, पीबी 1 है। उसके बाद में नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 6 है, जबकि प्रतिफल में देखेंगे पीबी लेड जो है आपके पास में 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 2 4 4 1 कितना 5, ऑक्सीजन 5 हुआ है, जबकि नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन कितना है 1 है। इसका मतलब यह है कि अभिकारक और प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या सेम नहीं है। इस प्रकार से ये जो समीकरण होगा असंतुलित समीकरण होगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके पास में सी। लेकिन ऑप्शन नंबर डी की भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन की संख्या इसमें कितना है? हाइड्रोजन की संख्या दूनी के 4, हाइड्रोजन की संख्या 4 है। उसके बाद में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है बाबू? ऑक्सीजन की संख्या 2 है। इसमें भी हाइड्रोजन की संख्या 4 है, ऑक्सीजन की संख्या कितना है 2 है। इसका मतलब कि यह संतुलित समीकरण है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका असंतुलित समीकरण होगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? इसमें आयरन जो है 1 है, इसमें भी आयरन 1 है, इसमें क्लोरीन कितना है बोलिएगा तो 2 है, इसमें भी क्लोरीन कितना है बोलिएगा तो 3 है। इसका मतलब कि ये असंतुलित समीकरण है, असंतुलित समीकरण है, असंतुलित समीकरण है। दूसरा नंबर, इसमें NH4 है, इसमें भी, एक मिनट थोड़ा सा देखिए, नाइट्रोजन कितना है 2 है, नाइट्रोजन इसमें भी 2 है, हाइड्रोजन दूनी के 4 है, इसमें हाइड्रोजन 4 है। उसके बाद ऑक्सीजन इसमें भी 2 है, इसमें भी ऑक्सीजन 2 है। इसका मतलब कि ये जो होगा संतुलित समीकरण होगा, संतुलित समीकरण। ऑप्शन नंबर सी की बात कर लेते हैं। आयरन 1 है, आयरन इसमें 2 है, इसमें ऑक्सीजन 2 है, इसमें ऑक्सीजन 3 है। इसका मतलब कि ये असंतुलित समीकरण है, असंतुलित समीकरण है। क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी की बात कर लेते हैं। पोटेशियम 1 है, पोटेशियम 1 है, ब्रोमीन 2 है, ब्रोमीन इसमें ब्रोमीन इसमें 1 है, ब्रोमीन इसमें 2 है। इसका मतलब कि ये भी जो है असंतुलित समीकरण है, असंतुलित समीकरण है। क्लियर है।
इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये संतुलित समीकरण होगा। क्लियर है। चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का जो पचना होता है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। कौन सा अभिक्रिया होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पांचवें नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। मतलब कि वह पदार्थ जो दिया गया ऑप्शन में वो कौन सा पदार्थ है जो कि बिना ज्वाला का जलता है। तो यहाँ पे देखिएगा, कोयला जो होता है बिना ज्वाला का जलता है। मोमबत्ती बिना ज्वाला का नहीं जलता है। किरोसिन भी बिना ज्वाला का नहीं जलता है। मीथेन गैस भी बिना ज्वाला का नहीं जलता है। लेकिन ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी, कोयला। कोयला जो होता है ये बिना ज्वाला के जलना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 6, निम्नलिखित में से कौन अकारक है। ये हाइड्रोजन है, ये तो नहीं होगा। ये है आपके पास में कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिएगा, एगो कोबाल्ट होता है, यहाँ पे रीजन थोड़ा सा समझिएगा। एगो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, दिखने में लगभग एक के जैसा होता है, लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जो कोबाल्ट होता है ना उसमें ऑक्सीजन बहुत छोटा होता है, जबकि जब कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसमें ऑक्सीजन जो होता है कार्बन के इक्वल होता है, कार्बन के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो ऑक्सीजन भी अकारक नहीं होगा। ठीक है, जबकि हाइड्रोजन जो है H2S, देखिए तो H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। आपके पास में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसको बोलेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन जो सल्फाइड होगा ये अकारक होगा। क्लियर है। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 7th नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है। हाइड्रोजन तो ऑक्सीकारक नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड भी नहीं होगा। ऑक्सीजन जो होगा ऑक्सीकारक होगा। ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीकारक। आप लोग पढ़े होंगे ऑक्सीकारक एवं अकारक, जिसको कि उपचयन एवं अपचयन बोला जाता है। ठीक है, O2 होगा। क्लियर है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन PBI है, पूछा जाता है आपको फाइनल एग्जाम में। क्लियर। 8 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया CuO प्लस में H2 रिएक्शन Cu यानी कॉपर प्लस में H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया होगा? विस्थापन अभिक्रिया। अपघटन तो होगा ही नहीं, ना उपचयन होगा और नहीं अपचयन होगा और ना ही उपचयन होगा। इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कॉपर प्लस में H2 बन रहा है, मतलब हाइड्रोजन को विस्थापित करने का काम कर रहा है, इसलिए अब विस्थापन अभिक्रिया होगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर क्वेश्चन, समीकरण CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दिया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, प्लस में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है गैस के रूप में पाया जाता है। किस प्रकार की समीकरण है। तो एक बात थोड़ा सा समझिएगा, जब एक बड़ा पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पार्ट में बट जाता है तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए। ठीक है, जब एक कोई बड़ा पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पार्ट में टूट जाता है, 2 या 2 से अधिक पार्ट में बट जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन, समीकरण 2Cu प्लस में O2 रिएक्शन 2CuO कॉपर ऑक्साइड में किस प्रकार की अभिक्रिया है, अथवा यानी कि कॉपर प्लस में O2 के रिएक्शन कराया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। जैसा कि इस जो दिया गया इक्वेशन है इसको बैलेंस किया गया है। ठीक है ना बाबू, तो ये होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। किसकी वृद्धि हो रही है? ऑक्सीजन की, जबकि इसमें हाइड्रोजन का नामो निशान नहीं है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। बेरिलियम क्लोराइड को जब
सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो बेरियम सल्फेट और प्लस में NaCl बनता है। अब देखिएगा इसमें ऐसा कंडीशन हो रहा है बाबू कि देखिए इसमें दो बड़ा बड़ा तत्व है, बड़ा बड़ा यौगिक है, सॉरी दो बड़ा बड़ा यौगिक है, वो आपस में अदला बदली करके प्रतिफल का निर्माण कर रहा है। जैसे कि बेरिलियम को सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, बेरियम सल्फेट हो गया। उसके बाद में सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया जाए तो सोडियम क्लोराइड हो गया। इसमें दो बड़ा बड़ा यौगिक जो है इसमें अपने आप में विस्थापित यानी अपने में विस्थापित करके अलग अलग जो है प्रतिफल का निर्माण कर रहा है। अपने में विस्थापित एक जो तत्व दोनों जो कंपाउंड है ये आपस में रिएक्शन करके आदला बदली करके नए प्रतिफल का निर्माण कर रहा है। इस प्रकार के जो रिएक्शन होता है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी वैसा अभिक्रिया जिसमें दो बड़े यौगिक आपस में अदला बदली करके प्रतिफल का निर्माण करते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है? निम्न में कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है? तो एक बात थोड़ा सा समझिएगा बाबू, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कैसा होता है? जिस अभिक्रिया में आपको एक दूसरे के विपरीत साइड में तीर का चिन्ह लगा हो तो उस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि आपके पास में ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, बिना देखे हुए नहीं देख कर मारना, ठीक है ना। यानी कि वैसा रिएक्शन जिसमें आपको इस तरह का चिन्ह लगा हो तो उस प्रकार की अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? यानी कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक को हम लोग किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। और भाग लेने के बाद में जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट। इंग्लिश में बोला जाता है रिएक्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या चीज़ है? तो रासायनिक समीकरण जो होता है अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप तो होता है। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो श्वसन जो होता है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है तो ऑक्सीकरण नहीं होगा। क्लियर। देखिएगा जबकि दहन जो होता है वो ऑक्सीकरण होता है। दहन हो जाएगा तो पुनः पूर्व अवस्था में नहीं लौट पाएगा, ठीक है ना। भोजन का पचना भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, ठीक है। लेकिन श्वसन जो होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं होता है। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? तो आपको पता होगा डेफिनेशन से, वैसा रिएक्शन जिसके प्रोडक्ट में ऊष्मा प्राप्त होता है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ ही साथ ऊष्मा भी प्राप्त होता है, हीट भी प्राप्त होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? अभिक्रिया का लक्षण कौन नहीं होता है? रंग में परिवर्तन, ये तो अभिक्रिया का लक्षण होता है। गैसों का निकलना, ये भी अभिक्रिया का लक्षण होता है, गैस निकलता है रिएक्शन में। अवक्षेप का बनना, ये भी निकलता है, ये भी अभिक्रिया का लक्षण है। लेकिन अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना, अभिकारक कभी भी अगर दो छोटे छोटे एलिमेंट्स को अगर रिएक्शन कराओगे तो उसका तापमान स्थिर नहीं रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 17 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक समीकरणों को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में कौन उपयुक्त नहीं है? देखिएगा भौतिक अवस्था का निरूपण, ये तो उपयुक्त है। ऊष्मा की दर्शाना, ऊष्मा भी दर्शाया जाता है रिएक्शन में, ये भी उपयुक्त है। अवक्षेप को दर्शाना, ये भी उपयुक्त है। अवक्षेप प्राप्त होगा तो अवक्षेप को दर्शाइएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी है, सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। जो सूत्र होता है वो अपने अपने भाषा में लिख सकते हैं, नहीं, ये गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा, सूर्य की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन यानी ग्लूकोज तैयार करते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो देखिएगा, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मिट्टी की उपस्थिति में अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, बना लेता है, और इस अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है।
वैसी अभिक्रिया जिसमें हरा पौधा अपना भोजन जल, कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी इत्यादि की सहायता से अपना भोजन बना लेता है, तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन सूर्य की प्रकाश की अपघटित निम्न में कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सोडियम ब्रोमाइड, दूसरा नंबर ऑप्शन है पोटेशियम क्लोरेट, ऑप्शन नंबर सी है पोटेशियम ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर डी है सिल्वर ब्रोमाइड। ये सिल्वर जो ब्रोमाइड होता है वो प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या किसका सूत्र होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है ना। जैसे कि थोड़ा सा देख लीजिए, Ag है, ब्रोमाइड है, सिल्वर का वैलेंसी 1 होता है, ब्रोमाइड का 1 होता है, दोनों का रिएक्शन कराइएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद में AgBr, क्लियर है। वो पता है, आप लोग कंपाउंड अच्छा से बनाते होंगे। देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो देखिएगा बाबू, अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है, आपको पता होगा कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण की जो अभिक्रिया होती है दोनों का साथ साथ होता है, जिसको कि रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। संयोजन और विघटन की अभिक्रिया साथ साथ नहीं होती है दोस्त। ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण एवं अवकरण की अभिक्रिया जो होती है दोनों साथ साथ होती है, जिसको कि बोला जाता है उपचयन एवं अपचयन, उपचयन एवं अपचयन इक्वल टू में रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, यानी वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन की अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्लियर है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकृत गंधिकता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है? तो तेल वसा का ऑक्सीकरण होना विकृत गंधिकता के लिए उत्तरदायी जो अभिक्रिया होती है, तेल एवं वसा का ऑक्सीकरण होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए।